हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि 2022 वाला जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है यूपीएससी का, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और आ, चलिए शुरू करते हैं फिर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, एक तरफ है वह स्थान जिस राज्य में है। तो बताना था कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो अशोक के शिलालेख किस स्थान पर है, ये जानकारी इसमें मांगा है। एक तरफ दिया है राजा, एक तरफ दिया है राजवंश। तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। ये तो नए प्रकार का ऐसे तरीका है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछता था, लेकिन ये नया स्टाइल है कि नानुक, चंदेल, जयशक्ति परमार क्या है, ये सब पूछा है कि अलग अलग राजा जो हुए हैं किस राजवंश से संबंधित हैं। तीसरा, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। कौन सा सही है बताना है कि संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। क्या है, सब बताना है कौन सही है। फिर चौथा प्रश्न, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। फिर पांचवा, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। मतलब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति, ऐसा। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। पहला, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रामाणिक हैं। तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। क्या है बताना है इसमें। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई है। तो ये बताना है कौन सा सही इसमें। फिर निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परासूक्ष्मकण यानी नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। दूसरा, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्मकण प्रसाधन सामग्री, कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। हाँ सही है, जैसे लेड वगैरह हो गया। तीसरा, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्मकण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। ये भी बात सही है। तो 2 और 3 तो सही लग रहा है, डी वाला होना चाहिए जहां तक है। खैर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। तो कौन से कथन सही हैं या सही हैं बताना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब करना है। तो किनकी अधिकत होने से अम्ल वर्षा होती है, यानी कौन सी चीज़ का मात्रा ज़्यादा होने से अम्ल वर्षा, एसिड रेन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो सही है, और यानी कि ये चौथा तो सही है। चौथा बी सी डी तीनों में है। ओजोन तो कभी पढ़ा नहीं है कि ओजोन है कि नहीं है। और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, तो 1 और 4 हो सकता है। 1 और 4 किस में है, 1 और 4 डी में है। 1 और 4 डी में ही है। तीसरे का पता नहीं, तीसरा तो नहीं ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 1 3 4 नहीं होगा, तो 1 4 होगा। फिर 1 4 ऑप्शन में नहीं है। 2 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। उच्च मेघ
जो ज़्यादा ऊंचे बादल होते हैं, ऊंचाई पर जो बादल बनते हैं, मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। तो बात तो सही लग रहा है। दूसरा, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। दोनों ही सही लग रहे हैं, तो कौन सा सही है? तो दोनों ही सही हो सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। दूसरा, दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। बीड़ी बीड़ी। तीसरा, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। ये बताना है करंट अफेयर्स से संबंधित। 13वां, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मेनिया, अज़रबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज़्बेकिस्तान। इसमें से बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। भारत का विशालतम सौर पार्क है। दूसरा, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। 15वां क्वेश्चन, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनाधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। दूसरा, सभी राज्यों के, चाहे वे तटीय हों या भू आबद्ध भाग के हों, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। तीसरा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। आसान क्वेश्चन है। 16वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? सेंकाकू द्वीप। पहला, आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप हैं। बी, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। सी, वहां ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक अस्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। चौथा, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वामिक भूमि घोषित किया है, तथापि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन पर दावा करते हैं। 17वां क्वेश्चन, तो सेंकाकू द्वीप कहाँ पर है? विवाद है इस पर। तो ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है देश, एक तरफ है हाल ही में समाचारों में होने वाला महत्वपूर्ण कारण। तो कौन सा सही सुमेलित है या हैं में से केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म, सभी चारों युग्म सुमेलित हैं? ये बताना है कि चाड, जो कि अफ्रीका का एक देश है, चाड, गिनी, लेबनान है एशिया का, ट्यूनीशिया जो कंट्री है, ट्यूनीशिया कहाँ पर है? ट्यूनीशिया ये भी अफ्रीका का है। तो गिनी, चाड, ट्यूनीशिया अफ्रीका का कंट्री है, लेबनान जो है वो एशिया का कंट्री है। तो चाड, क्या चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना चाड में? तो पता नहीं। गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। ये तो सही बात है, तीसरा तो सही लग रहा है। ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र, एक तरफ है देश। तो अनातोलिया ये क्षेत्र कहाँ पर है? देश है तुर्की। अम्हारा इथियोपिया, काबो डेलगाडो स्पेन, कातालोनिया। अनातोलिया तो नाम सुना है लेकिन कहाँ है पता नहीं। अनातोलिया शायद तुर्की में ही है। कातालोनिया। तो ये क्वेश्चन था। 19वां, वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति हैं। दूसरा,
जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तीसरा, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। 20वां, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? कवकों के कौन सा ऐसा जीव है जो जीव की कुछ प्रजातियां हैं जो कवक के कृषक के रूप में जानी जाती हैं? चींटी, कॉकरोच, केकड़ा, मकड़ी। 11वां, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? ये प्रश्न है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, श्रम ब्यूरो, राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। अगला, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है? पहला, CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरन करता है। तीसरा, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। चौथा, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। कौन सा उत्तर सही है, कोर्ट में से चयन करना है। तो कोयला नियंत्रक संगठन के बारे में जानकारी इसमें मांगा है। 23वां क्वेश्चन, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। सी, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। डी, जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 371 के तहत। खैर, तो 5वीं 6ठी अनुसूची ये सब इम्पोर्टेंट है जो जनजातीय से संबंधित होते हैं। 24वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। दूसरा, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नौ प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। 25वां, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? जी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कौन सा संगठन है जिसको गठित किया गया था? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। 26वां, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए इस पर। कुल मिलाकर के इसमें ऐसे भी बातें पूछी हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। दूसरा, पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। तीसरा, यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी UN सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। तो यह प्रश्न पूछा है संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति के बारे में, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के बारे में प्रश्न है। नेक्स्ट 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला, तो ध्रुवीय कोड पोलर कोड के बारे में प्रश्न है। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। बी, यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है।
डी, यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। 29वां क्वेश्चन, भारत में चाय बोर्ड टी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय। दूसरा, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। तीसरा, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चौथा, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। गजब का क्वेश्चन है चाय बोर्ड के ऊपर। 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? ग्रीन वॉशिंग मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करता है कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। बी, किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिक पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना। सी, आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिक दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। डी, किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के अनिवार्य उपबंध करना। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, बड़ा चर्चित प्रश्न है ये। दूसरा, तो यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। तो पहला तो सही लग रहा है। दूसरा, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। तीसरा, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबीज से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। 32 निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए कि उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। चाय उत्पादक राज्य में जाना जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र में राज्य हैं, जैसे कि त्रिपुरा हो सकता है, त्रिपुरा चाय उत्पादित किया जाता हो। हालांकि आसाम में ज़्यादा मात्रा में, भारत का जितना भी चाय उत्पादन होता है उसका 50% चाय का उत्पादन होता है अकेले आसाम में। बाकी 50% चाय का उत्पादन बाकी शेष भारतीय क्षेत्रों से होता है। तो इसमें त्रिपुरा तो सही है। तो एक सही है कि दो सही है कि तीन सही है कि चारों सही हैं, ये बताना है। हिमाचल प्रदेश में चाय का उत्पादन, दरअसल जब अंग्रेज़ रहते थे तो चाय का उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों में किया करते थे, और इनका जो रहवास था अंग्रेज़ों का वो पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का खास करके शिमला और शिमला डलहौजी, ये सारे उनके अच्छे स्थान माने जाते थे। नहीं, दे यूज्ड टू लाइक दैट प्लेसेस। तो देखिए, विचार कीजिए। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। दूसरा, ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरा, ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। अगला प्रश्न 34वां, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? पहला, RBI का गवर्नर BB का चेयरमैन होता है, BBB का चेयरमैन होता है। BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। तीसरा, BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। 35वां प्रश्न, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चूंकि बॉन्ड को परिवर्तनीय बॉन्ड, तो जो बॉन्ड होते हैं, ग्रीन बॉन्ड, ये बॉन्ड, वो बॉन्ड, सारे प्रश्न आते हैं। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। दूसरा, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता इंडेक्सेस की मात्रा प्रदान करती हैं। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहले, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो किसका, भारत उपर्युक्त में से किसका या किनका सदस्य है? तो क्या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सदस्य है? दूसरा, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम,
तीसरा शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो तीसरा तो सही है इसमें। तीसरा बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी सही ही है। तो पहला तीसरा हो सकता है, तो पहला तीसरा डी में है, डी में ही है पहला तीसरा, तो डी वाला ही होना चाहिए जहाँ तक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। 5 ऑप्शन हैं, कौन से सही हैं ये बताना है। कि हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, तो सही बात है, वियतनाम रहा है। भारत भी रहा है। दूसरा, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। तीसरा, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। चौथा, लंबे समय से वियतनाम के निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। पांचवा, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। गजब क्वेश्चन है, वियतनाम के ऊपर पूरा एकदम पीएचडी करवाया है क्वेश्चन में। 38वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है, सिंपल सी बात है। 39, नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। दूसरा, वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। तीसरा, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसके लिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 40वां प्रश्न, एक तरफ जलाशय एक तरफ राज्य है, यानी कौन सा जलाशय किस राज्य में है। घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथौन छत्तीसगढ़। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या एक ही सुमेलित नहीं है, कि 2 ही सुमेलित नहीं है, कि 3 सुमेलित नहीं है, कि 4 सुमेलित नहीं है। तो बांध के ऊपर बांध जलाशय प्रश्न पूछा है। 41वां, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस। गजब। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है। पहनावा, सिक्के, आभूषण, हथियार। फड़म 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 फड़म। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। तो उपर्युक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो गदर पार्टी 1924। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उससे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो कौन सा सही है। 45वां, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। पकरण, हे भगवान। तो निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि कौन सा जैन ग्रंथ है। तो नेति पकरण, परिशिष्ट, परवन, अवदान शतक, त्रिषष्टि लक्षण, महापुराण। ओहो। 46वां प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और एक तरफ है किस रूप में जाने गए। आर्यदेव, जैन विद्वान। दिगनाग, बौद्ध विद्वान। नाथ मुनि, वैष्णव विद्वान।
किस रूप में जाने गए भाई? 47वां, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। कौन सा सही है? सही है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कुलाहदारन कहलाते थे? कुलाहदारन, अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी खुशनवीस, सैयद। तो कुलाहदारन किसको कहा जाता था? टर्म्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई ज़मीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए। दूसरा, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। 50वां, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संपर्क से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा, यदि स्त्री दास का मालिक उसी स्त्री से उसी स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। 51वां, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है? अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। बी, जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का स्कंध यानी विंग। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति। या डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी। 52वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की। तीसरा, EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। चौथा, कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। 5वां, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। पता नहीं भाई, ये गजब क्वेश्चन है, तो दिमाग खराब है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। अच्छा ठीक है, तो निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? पहला, आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। बी, शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुष्कवची यानी क्रस्टेशियाई, मृदु कवची, मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। सी, आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डी, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। 54, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 म्यूजी पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 म्यूजी पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं।
तीसरा, PM10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। चौथा, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। गजब 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 गजब। चलिए 55 से नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। नमस्कार।